नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत है। और हम लोग जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम लोग जो पिछले जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था उसके जो सॉल्यूशंस हैं उन पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इनसे क्या होता है, कठिनाई स्तर का थोड़ा पता चल जाता है अपने को कि पेपर में प्रश्न किस तरीके के आने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सामने से पता चल रहा है, देखो एक प्रकाश की किरण, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ अपने को पता चल पा रहा है एक प्रकाश की किरण माध्यम x से दूसरे माध्यम y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, पहले इतना पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ना। देखो इस तरीके से दो माध्यम है, एक x है दूसरा y माध्यम है, ठीक है ना। अब देखो पहला ये क्या कह रहा है, x से दूसरे माध्यम y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित होना, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की आपतित किरण में माध्यम y की सतह के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा। देखो यदि प्रकाश इससे आती जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण यूं आ रही है, ठीक है ना, तो इनकी सघनता और इनकी विरलता, मान लीजिए कोई सघन माध्यम है कोई विरल माध्यम है, तो सघनता और विरलता के आधार पर इसके मार्ग में विचलन आना था, या झुकना था या दूर हटना था, दो विचलन इसमें डेफिनेटली आने थे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अपवर्तन हो ही नहीं रहा, ऐसा तभी संभव है जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित, जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो। यदि अभिलंबवत प्रकाश आपतित हो तभी ऐसा संभव है कि कोई अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती है ना। अभिलंबवत आपतित हो तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो फिर ये बिना अपने मार्ग में विचलन के सीधी आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अब प्रश्न क्या बन रहा है, देखो अपवर्तन तो हुआ नहीं है, क्योंकि अपवर्तन तो ये होता है कि मार्ग से विचलन, यहाँ पर तो मार्ग से कोई विचलन है ही नहीं। अब ये प्रश्न पूछ रहा है आपतित किरण और माध्यम y की सतह के मध्य बनने वाला कोण। देखो ये माध्यम y की सतह है, ये माध्यम y की सतह है, सरफेस है, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। आप डायग्राम से ही समझ पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने देखा ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑप्शन कहाँ है, 90 डिग्री, ये रहा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर पाते हैं। देखो प्रश्न को पढ़कर समझने की आवश्यकता है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये भी नहीं कह रहा कि माध्यम में जा नहीं रही है, देखो ये कह रहा है कि माध्यम x से दूसरे माध्यम y में गुजर रही है, कहने का मतलब इससे इसमें आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें अपवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है। अपवर्तन इसलिए हो रहा क्योंकि यह विलंबवत है, तो सीधी निकल गई। अब इसका और इस y की सतह के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, समकोण है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो प्रश्न 1 90 डिग्री इसमें राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय संवेदक का उदाहरण है। उपग्रह, फोटोग्राफी, रेडियोमीटर, आवेश युग्मित युक्ति, रडार। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन एकदम आप देखते पहचान जाएंगे। यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा क्या, रडार प्रणाली, ठीक है ना। रडार का पूरा नाम देखो, रेडियो डिटेक्टिंग ठीक है, एंड रेंजिंग, ओके। यानी कि ये एक पर्टिकुलर रेंज में काम करती है और रेडियो डिटेक्टिंग का सिस्टम है इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी हवाई जहाज है, ठीक है ना, तो वो अपने सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए किसका यूज करता है, रडार टेक्नोलॉजी का यूज करता है, सही है ना। हम लोग रडार का ही इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि जैसे किसी भी मतलब वातावरण में कैसा मौसम है, किस प्रकार का चेंज आ रहा है, फोग है, कोहरा है, तो उसमें किसी एरोप्लेन को उड़ाने में तो जितनी भी सूचनाएं उसको मिलती है, तो सारी सूचनाएं किससे मिलती है, उसको रडार प्रणाली से मिलती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, एक अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो इस तरीके का आप पहचान सकते हैं क्वेश्चन जो है। प्रोटीन की अल्पता, अब देखो यहाँ सीधा सीधा इसने प्रश्न लिखा है प्रोटीन की कमी से रोग। ये पता है ये क्या है, ये कुपोषण से होने वाले रोग है ना, आपके सिलेबस में कुपोषण जनित रोग, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसने। तो प्रोटीन की कमी से रोग, दो रोग हम लोग पढ़ा करते हैं, तो कौन सा,
मेरास्मस, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से होने वाला, एक तो मेरास्मस पढ़ते हैं और एक कौन सा रोग, क्वासी और कोर। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, मेरास्मस और क्वासी और कोर रोग, ठीक है। अब आपके सिलेबस में कौन सा, सॉरी आपके ऑप्शन में कौन सा लिखा हुआ है, क्वासी और कोर लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्वासी और कोर कर देंगे। बाकी अगर आप इसको और फॉलो करते हैं तो पता चलेगा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है, ठीक है ना। रिकेट्स विटामिन डी जो है उसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है, ठीक है ना। वहीं कैरोटीनीमिया, कैरोटीन अर्थात विटामिन ए की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। कैरोटीनीमिया कैरोटीनॉइड के लिए वर्ड यूज हो रहा है, कैरोटीनॉइड विटामिन ए को बोलते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक विकार है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऐसे संक्रामक रोग हैं क्योंकि फैलते नहीं हैं, तो क्योंकि ये रोग फैलते नहीं हैं इसलिए हम इन रोगों को किस रोगों की श्रेणी में शामिल करेंगे, असंक्रामक रोगों की श्रेणी में अपने इनको शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों की जो है पहचान कर सकते हैं भाई, और सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनालिका और मालविका किस फसल की उन्नत किस्में हैं। आप लोगों को यहाँ पर देखो एक प्रसिद्ध किस्म नाम याद रखना है, सोनालिका, बस आपको यहीं से हिंट मिल जाती है। सोनालिका किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। गेहूं जिसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एसिटिवम या एस्टिवम, हम लोग इसका बॉटनिकल नेम जो है वो पढ़ा करते हैं, वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसका कुल जो है हम पढ़ते हैं क्या, ग्रेमिनिया पोइसी, कृष्टि घास कुल जिसको अपने कहते हैं। और गेहूं के फल को अपने बोलते हैं क्या, कैरियोप्सिस। गेहूं का फल जो है वो कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। गेहूं में प्रोटीन कौन सी पढ़ते हो आप, ग्लूटिन प्रोटीन, ग्लूटिन प्रोटीन, ठीक है। यह किस ऋतु की फसल है, तो यह रबी की फसल है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। गेहूं में एक सफेद रोली रोग नाम से एक कवक से होने वाला एक प्रमुख रोग जो है, विकार जो है वो भी आप लोग देखा करते हैं। तो इस तरीके के पेपरों में प्रश्न अगर आते हैं तो ये भी ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी है। देखिए जो भी ब्लड ग्रुप होता है ना, किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप अगर आप लेते हैं तो ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है वास्तव में वो क्या होता है, एंटीजन के आधार पर होता है, ठीक है ना। एंटीजन के आधार पर, जैसे ए नाम है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, बी नाम है तो बी होगा, क्योंकि नाम किसका चल रहा है, ए बी का। तो इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि एंटीजन तो क्या होंगे, ए और बी दोनों होंगे। लेकिन एंटीबॉडी की अगर अपने बात करें, जब एंटीजन होते हैं ना तो उनके सामने एंटीबॉडी नहीं होती है, अगर एंटीबॉडी होती तो प्रतिक्रिया हो जाती, इसलिए इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एंटीजन होते, सॉरी एंटीबॉडी होती तो इन एंटीजन के साथ उसकी प्रतिक्रिया होती, और प्रतिक्रिया होती तो आरबीसी क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, आरबीसी नष्ट होती व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो इसमें न तो एंटीबॉडी ए है और न ही एंटीबॉडी बी है, 4 नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही और सटीक आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के पेपर में भी प्रश्न आते हैं तो नो डाउट हम लोग इनको अच्छे से करते हैं। ब्लड ग्रुप का 1% 100% एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसकी हमने पहचान कर ली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिस्थितिकी विज्ञान का जनक, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो यहाँ पर हम एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ा करते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संपर्क है, संबंध है, सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन चीज को कवर करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी से भी देखो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। बायोगैस भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो वो चीज है। बायोगैस का बनना प्रक्रिया ए व बायोगैस का जलना प्रक्रिया 2, यानी एक तो बायोगैस का बनना और एक जलना, किस प्रकार के परिवर्तन है। देखो बायोगैस, बायोगैस का सीधा सीधा मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये, देखो बायोगैस का बनना कहने का मतलब जो अपशिष्ट होते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, किसी भी प्रकार के अपशिष्ट हैं, तो कार्बनिक अपशिष्टों के
किण्वन से अर्थात सड़ने से, कार्बनिक अपशिष्टों के किण्वन से बायोगैस बनती है। ठीक है ना, कार्बनिक अपशिष्टों के किण्वन से बायोगैस का निर्माण होता है। अगर ये बात है कि बायोगैस बनती है कार्बनिक अपशिष्टों के किण्वन से, तो किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। दूसरा देखो, जलना। अब ईंधन का जलना यानी कि दहन, तो दहन तो निश्चित रूप से क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दोनों ही क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ए भी रासायनिक परिवर्तन है, हाँ, तो दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इसमें सी ऑप्शन आपका एकदम सही और सटीक बैठेगा। ठीक है ना। बायोगैस यानी कि मीथेन की बात हो रही है, गोबर गैस जिसको आप बोलते हैं, बायोगैस जिसको बोलते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। तो वो जब बनती है तो वो किण्वन के कारण बनती है, यानी कि सड़ना। और सड़ना क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अपने उसको पढ़ा करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइकोपिन। यहाँ देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइकोपिन वर्णक। ठीक है ना। निम्न में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? तो आपको मैं इसके बारे में एक वर्ड लिख के बताता हूँ। देखिए, शब्द है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन होता है टमाटर में, टमाटर का लाल रंग। ठीक है ना, टमाटर का लाल रंग। तो याद रखें, टमाटर का लाल रंग जो है वो किस वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से होता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि टमाटर जो है इसका बोटनिकल नेम भी इससे मैच होता है। इसका बोटनिकल नेम होता है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। इसका बोटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। तो इस लाइकोपर्सिकन से लाइकोपिन शब्द बना है। ठीक है ना। बाकी आप इसमें देख पा रहे हैं और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे इसमें मिर्च लिखा हुआ है। तो मिर्च का जो लाल रंग होता है, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेंथिन की वजह से, कैप्सेंथिन। ठीक है ना, कैप्सेंथिन शब्द आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक वैसे ही हल्दी जो है उसका पीला रंग, हल्दी का पीला रंग। ठीक है ना। हल्दी का पीला रंग जो है वो किस वजह से होता है? कुरकुमीन की वजह से, कुरकुमीन की वजह से हल्दी का रंग जो है वो पीला होता है। ठीक है ना। ऐसे आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं। प्याज का जो पीला रंग है, प्याज का हल्का पीला रंग जो है वो होता है क्वेरसिटिन की वजह से। ठीक ऐसे ही आलू का हल्का हरा रंग होता है सोलिनिन की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो किसी न किसी को कोई न कोई कलर देने का काम करते हैं। जैसे गाजर का लाल रंग है, वो आप पढ़ते हैं कि एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक ऐसे ही जो अपने पढ़ते हैं, सेब का लाल रंग भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से होता है। जैसे कुछ पिगमेंट्स फेमस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने इनका आंसर दे सकते हैं। इसमें आपका टमाटर बनेगा। और टमाटर वास्तव में क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर एक है, मिर्च भी एक प्रकार का फल है जिसका हम सब्जी के अंदर उपयोग करते हैं। और मक्का जो है, इसके फल को अपने कैरियोप्सिस बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ा। मक्का भी एक प्रकार का फल है और इसके फल को भी कैरियोप्सिस अपने बोलते हैं। पालक जो है वो, हाँ, ठीक है ना, ये पत्तियां होती है। ओके, तो इस तरीके से पालक जो है ये आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है, आयरन। ठीक है, आयरन का, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, रेशम के उत्पादन के लिए क्या गया? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो आपको सिर्फ ये उठाना है, रेशम कीट पालन, क्योंकि इसने रेशम कीट पालन की ही बात अपने से की है। रेशम कीट पालन, सबसे पहले देखो रेशम कीट का पालन क्यों करते हैं? रेशम के लिए। अच्छा, रेशम का रेशा जो होता है वास्तव में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम है सेरिसिन प्रोटीन। रेशम का रेशा सेरिसिन प्रोटीन होता है और सेरिसिन प्रोटीन का कल्चर करना अर्थात इसका संवर्धन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तो हम इसमें क्या ऑप्शन सही करेंगे? सेरीकल्चर। ठीक वहीं अगर अपने एपीकल्चर की बात करें तो ये एपिस के लिए शब्द यूज हो रहा है, और एपिस इट मीन्स एपिस इंडिका। और एपिस इंडिका अपने किसको बोलते हैं? मधुमक्खी को बोलते हैं, मधुमक्खी को बोलते हैं। तो ये इसी के लिए शब्द चुना है। एग्रीकल्चर कृषि, फ्लोरिकल्चर अपने पढ़ते हैं, इसमें फूलों की खेती, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के नाम से जानी जाती है। और इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी कवर कर पाएंगे। और इसका राइट आंसर आपने जैसे देखा सेरीकल्चर है। और रेशम के कई सारे प्रकार भी आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क जो है इसके कीटों को सहतूत के ऊपर पालते हैं। टसर सिल्क, इसके कीटों को अर्जुन के वृक्ष के ऊपर पाला जाता है। एरी सिल्क, एरी सिल्क के कीटों को अरंडी के पादप की पत्तियों को आहार बनाकर और इसके तहत उनको पाला जाता है। ठीक वैसे ही मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क एक ऐसा सिल्क है जिसके लिए सोम वृक्ष जो है उसकी पत्तियों के ऊपर इनके कीटों को पाला जाता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के सिल्क हैं
इनमें टसर सिल्क थोड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने आपके सामने ये कुछ सिल्क के उदाहरण लिखे। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी का फिर से एक हमने प्रश्न देखा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक जूलॉजी का है ये, सॉरी। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दें। अब देखो आपके सामने मियादी बुखार, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा मियादी बुखार, आप इसे मोती जरा भी कह सकते हैं, मोती झरा। आप इसे टाइफाइड भी कह सकते हैं, टाइफाइड। ठीक है ना, ऐसे कई सारे नाम यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा टेस्ट प्रसिद्ध है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, ये वो प्रश्न है जो लेटेस्ट हमारे 2022 के लैब असिस्टेंट के एग्जाम में एज इट इज पूछा गया प्रश्न है। और इसका कठिनाई स्तर भी अगर अपने देखें तो मात्र ही 10th एक क्लास का लगभग इसका कठिनाई स्तर है। विडाल टेस्ट इसके लिए आप देखेंगे। बाकी आप पढ़ते हैं एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है, और पीसीआर टेस्ट जो है वो भी एड्स के लिए होता है। पीसीआर टेस्ट है वो कोरोना के लिए भी होता है, सार्स जिसको अपने बोलते हैं, सार्स डिजीज, उसमें भी पीसीआर टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? अच्छा, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। देखिए ये बात कर रहा है, पता है, ये बात कर रहा है आपके ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बात है ना, जिसको अपने बोलते हैं ना ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन के अतिरिक्त कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस जो है उसकी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। देखो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, और आप यहाँ पर CO2 पढ़ते हैं, CH4 पढ़ते हैं, CFC पढ़ते हैं, और N2O पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप यहीं अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तो मीथेन, धान के खेत मीथेन के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उनका कृषि क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस बनेगी? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? 2 नंबर। ठीक है ना। अब देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। और हम जिन गैसों की बात कर रहे हैं वो है वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस, जिसको अपने ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न मोस्टली यहाँ से बनने लायक है। अमोनिया का कोई लेना देना नहीं है। आप देखो ग्लोबल वार्मिंग अमोनिया को कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने और समझ लिया, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार वह गैस जो मीथेन के अलावा कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये इस तरीके का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक क्या होते हैं? मैं आपको बता दूं, मधुमक्खियों में जो अंडे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक निषेचित अंडे, ठीक है, और एक होते हैं अनिषेचित अंडे। अनिषेचित, हाँ, अनिषेचित अंडे। ठीक है, 2 प्रकार के अंडे होते हैं, एक निषेचित और दूसरे अनिषेचित। निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे, अनिषेचित अंडों से नर बनते हैं, सिर्फ नर। निषेचित अंडों से एक तो बनती है रानी मक्खी। वैसे तो अगर हम ऐसा न लिखकर, हाँ एक पॉइंट में बनाता हूँ, देखिए अगर हम ऐसा लिखें निषेचित अंडों से मादा बनती है। अब मादा में से एक मादा तो बन जाती है रानी, और एक बंधे मादा होती है, और इसको बंधे बनाने का काम किसका होता है? रानी मक्खी का ही होता है। ये जो बंधे मादा होती है यही आगे चलकर क्या बनती है? श्रमिक बनती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा बंधे मादा। ठीक है ना। जनन क्षम मादा, जनन क्षम तो फिर वो रानी मक्खी हो जाएगी ना, जनन क्षम मादा तो रानी मक्खी होती है। तो ये इस तरीके का प्रश्न है। इसमें क्या होता है, रानी मक्खी एक केमिकल छोड़ती है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, या अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बाकी रानी मक्खियां जो या बाकी जो मादाएं होती है ना उनके ऊपर काम करता है और उनको बंधे बना देता है, अर्थात वो अंडे देने में सक्षम नहीं रहती हैं। और इन मादाओं की संख्या एक छत्ते में कहते हैं कि कम से कम मतलब हजारों की संख्या में होती है, 50-60 हजार। तो वो अगर सारी अंडे देने लग जाते तो फिर रानी मक्खी का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए बाकी जो हजारों की संख्या में मादाएं होती हैं उनको स्टेराइल कर दिया जाता है, बंधे कर दिया जाता है, और फिर वो किसके रूप में काम करती है? श्रमिक के रूप में काम करती है। तो इसमें श्रमिक बंधे मादा। ठीक है ना, ये मैंने लिखा है, इस तरीके से आप मेंटेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम। अब देखो
ये हालांकि आपके जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में जेनेटिक्स नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन है क्योंकि इसको पैथोलॉजी में ऐड करके इन्होंने प्रश्न बना के हमें दिया है। डाउन सिंड्रोम ये होता है, देखो मतलब इसमें गुणसूत्र 47 हो जाते हैं क्योंकि 21वें गुणसूत्र का दोहराव इसमें हो जाता है। 21वें गुणसूत्र का इसमें दोहराव हो जाता है, अर्थात 21वां गुणसूत्र दोबारा आ जाता है इसमें, ठीक है ना। 2n + 1 = 47, ये +1 जो है वो 2n 40 होते हैं, +1 जो है वो 21वां है, और इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें प्रारूप बन जाता है 45 या x, जो भी आपको उचित लगे वो आप प्रारूप बना सकते हैं। बाकी इसमें 21वें गुणसूत्र के दोहराव की वजह से ये होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति से जो बनता है ना, उसको बोलते हैं अपने टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम होता है, मोनोसोमी का एग्जाम्पल है ये टर्नर सिंड्रोम। एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रकृति की उपस्थिति, ये है अपने 44 + x से y, इसको अपने बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, अलग अलग है सब। इसमें पहला आप 21वें गुणसूत्र का दोहराव जो है इसको कवर करेंगे और यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं ना, तो पहले देख लिया करो वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं नहीं है, सत्य नहीं है। मृदा के जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है, ये तो पॉजिटिव बात है। केवल जंतु उत्पाद नहीं, ये यही कैच कर लीजिए आप, देखो यह जंतु और पादप दोनों के ही जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, इनके किण्वन से इसकी प्राप्ति की जाती है, ठीक है ना। मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, ठीक है। ह्यूमस, ये जो अपशिष्ट होते हैं, इनके किण्वन से बनने वाला गहरे काले रंग का पदार्थ जो मृदा की संरचना को और अच्छा बनाने का काम करता है, उसको अपने ह्यूमस कहते हैं। मृदा की रचना को बढ़ाते हैं, ये सब पॉजिटिव वर्क्स हैं। जैविक खाद ये सारे पॉजिटिव जो काम है वो करती है, लेकिन केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होते हैं, गलत है। जंतु और पादप दोनों अपशिष्टों से प्राप्त होता है, तो यही कथन जो है सत्य नहीं है। कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन है ये याद रखना। कथन सत्य नहीं है, इसलिए ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन प्रकृति का हलवाहा? प्रकृति का हलवाहा, ठीक है। ये देखो, ये वर्मी कंपोस्ट से प्रश्न है। ये आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने इसका एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है, वर्मी कंपोस्ट का, जैविक खाद का। आप वो भी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसमें आपके केंचुए वगैरह के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या जो है आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो इसमें प्रकृति का हलवाहा कौन है? केंचुआ है। ये प्रश्न सब बच्चों का सही होने वाला है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें किस प्रकार के केंचुए काम में लिए जाते हैं, तो एपिजिक केंचुए इसमें यूज किए जाते हैं। एपिजिक प्रजाति के, या एपिजिक प्रजाति नहीं बोलकर ऐसे बोलेंगे, एपिजिक केंचुए इसमें यूज किए जाते हैं। और एपिजिक केंचुए में भी पर्टिकुलर केंचुए के नाम भी लिखे हुए हैं। पैरोटीमा एलोंगेटा, पैरोटीमा एलोंगेटा, फेरेटीमा है ना, फेरेटीमा एलोंगेटा, एलोंगेटा, और एक है फेरेटीमा, सॉरी, आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा। ये 2 अलग प्रजाति के केंचुए होते हैं जो इसमें वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। बाकी इसे प्रकृति का हलवाहा है ना, किसान का मित्र कीट, ऐसे कई सारे इसको नाम दिए गए हैं। किसान का मित्र कीट भी अपने इसको कहते हैं, मित्र कहते हैं, मित्र कीट तो नहीं कह सकते क्योंकि केंचुआ कीट नहीं होता है। किसान का मित्र कह सकते हैं, मृदा का बैरोमीटर भी इसको अपने कह सकते हैं, मृदा का बैरोमीटर, क्योंकि ये मृदा के अंदर हवा के दबाव को बढ़ाने का काम करता है, हवा को मेंटेन रखने का काम करता है, क्योंकि ये मृदा में जगह जगह पर छिद्र बनाकर और वहां पर वायु के संचार को अच्छा बनाने का काम करता है, इसलिए इसे बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। मृदा का बैरोमीटर उपमा दी गई है इसको, है ना। चलिए एक प्रश्न और अपने पढ़ते हैं। प्रथम टीका विकसित किसने किया? इस दुनिया में सबसे पहला जो टीका तैयार किया था वो क्या था? सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका तैयार किया, जो चेचक का टीका था, चेचक का टीका
सन 1796 में। लेकिन फर्स्ट रियल वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट रियल वैक्सीन, तो ये काम किया था लुइस पास्चर ने सन 1880 में, 1880, और ये टीका था कोलेरा। तो दोनों में डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, प्रथम टीका विकसित किया एडवर्ड जेनर ने 1796 में। टीकाकरण के बारे में भी दुनिया को एडवर्ड जेनर ने बताया, इम्यूनिटी के बारे में दुनिया को एडवर्ड जेनर ने बताया। तो टीकाकरण का जनक भी किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक जो है वो भी अपने किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, जैविक अभिक्रिया है, पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरा, अब देखो मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर और हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज से जुड़ेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा और हमें ऊर्जा देगा, ये उसको श्वसन बोलते हैं बड़े। श्वसन का मतलब केवल मात्र सांस लेना नहीं है, श्वसन का मतलब है कि जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ये आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके आपको ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है ना। तो श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऑक्सीकरण वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री इसी श्वसन की वजह से है। रिएक्शन अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, C6H12O6 + 6O2, ये देखो ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जल बन रहा है, और सबसे मेजर बात है एनर्जी बन रही है, 686 किलो कैलोरी या 38 या 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। बस इसी को अपने श्वसन बोलते हैं, और यह एक ऑक्सीकरण व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण व ऊष्माक्षेपी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, और इस तरीके के अगर पेपर में प्रश्न आते हैं तो ये भी हम लोग सही कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नाम से पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, CNG, अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल। इसका 80 से 90%, हालांकि 90% लिखना ही बेटर है, 80 से 90% तो न लिखें तो ही ठीक है, 90% लिखें तो और बेटर है। 90% जो इसके अंदर होती है वो मिथेन गैस होती है, मिथेन, CNG 90% इसमें मिथेन है, ऑप्शन नंबर C। वहीं अगर अपने LPG की बात करते हैं, लिक्विड पाइड पेट्रोलियम गैस की अगर अपने बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोप्रोपेन का नाम अपने यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मिथेन है, क्योंकि CNG की बात की तो सिर्फ मिथेन को ही लागू करेंगे, और अगर LPG की बात करता तो ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखो, एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या है, प्रतिबिंब को वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और बड़ा बनाता है, वस्तु से बड़ा। वहीं अगर अपने उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ दर्पण की, लेंस की बात नहीं कर रहा, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, अवतल दर्पण बड़ा नाम, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक। उत्तल दर्पण छोटा नाम, छोटा छोटा छोटा। देखो, वास्तविक बड़ा नाम है, आभासी छोटा नाम है, उल्टा बड़ा नाम है, सीधा छोटा नाम। बड़ा बड़ा है, छोटा तो छोटा, इसी की बात कर रहे थे, ठीक। वहीं अवतल नाम बड़ा है तो बड़े बड़े एक साथ, उत्तल नाम छोटा है तो छोटे छोटे एक साथ। ये तो होगी मेजर बात। दूसरा, वाहनों में टॉर्च के लिए, अब टॉर्च जो है उसके अंदर फिलामेंट तो छोटा सा होगा, लेकिन उसको बड़ा बनाना, वास्तविक रूप से तैयार करना, इसलिए अवतल दर्पण। वाहनों के पश्च दृश्य देखने हेतु, हाँ, पीछे के जो भी दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि पीछे के जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे दिखाई दे, और छोटे दिखेंगे तो हमें पूरा दिखेगा, कोई भी चीज पूरी दिखेगी,
पूरी दिखेगी तो हमारा आइडिया एकदम सही होगा। जैसे पीछे मान लो कोई ट्रक भी आ रहा है तो ट्रक पूरा दिखेगा, हम देखकर बता सकते हैं कि फलाना साधन आ रहा है। वहीं अगर वो बड़ा प्रतिबिंब बना देता तो प्रतिबिंब जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका कुछ हिस्सा ही दिखाई देता, पूरा दिखाई नहीं देता अपने को। इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं किसके लिए? वाहनों के पश्च दृश्य देखने। तो बाकी वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण ही होता है। अब हेडलाइट में भी वही बात, बल्ब छोटा सा होता है, फिलामेंट तो छोटा होता है, लेकिन जब वो धरती पर जैसे मारक के ऊपर गिरता है तो प्रकाश का एक बड़ा पुंज बनना चाहिए, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब वास्तव में होना चाहिए। तो ये वास्तविक बड़ा। अब जो जलती हुई ज्वाला है उसका उल्टा और सीधा क्या होता है? कैसा मर्जी हो, तो उल्टा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए आप किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसमें वास्तविक नहीं होता, ये नहीं, उल्टा होता है, वो आभासी और सीधा होता है। क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु ध्रुव और आपके फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। ये उस कंडीशन की बात हो रही है आपके लिए, ठीक है ना? हर जगह पर उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण नहीं बनाता। एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर प्रतिबिंब सीधा और आभासी तैयार करता है, ये उसी स्थिति की बात हो रही है। तो उत्तल दर्पण इनमें और बाकी सब में, इन सब में अवतल दर्पण का यूज होता है। अवतल दर्पण, ओके, इस तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये बाकी आप तो अगर प्रकाश टॉपिक को अच्छे से पढ़े हो तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। पारा धातु का मुख्य अयस्क बताओ, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और देखो ये जो हेमेटाइट है ये लोहे का अयस्क है, सिनाबार मरकरी का अयस्क है, मरकरी का सल्फाइड अयस्क, HgS मरक्यूरिक सल्फाइड, यह मरकरी का सल्फाइड अयस्क है, मरकरी का सल्फाइड अयस्क है, HgS इसका फॉर्मूला होता है। बेसिक क्वेश्चन, और आप 100% इस प्रश्न को कवर कर लेते हैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि अयस्क आप लोगों को मोस्टली याद ही होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, और जैसे बॉक्साइट, जैसे जिंकाइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिनाबार, इस तरीके से तो आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, गलत। यहाँ इसमें देखो धातु है ही नहीं, इसमें प्रश्न बनेगा ये अधातु नाम से, अधातु, ठीक है ना। वैसे मैं दोनों लिख देता हूँ, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती है वो तो है मरकरी, और अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती है वो है आपके लिए ब्रोमीन, ठीक है ना। जो हथेली पर द्रव रूप धारण कर ले, हथेली पर द्रव अवस्था में जो होती है वो होती है गैलियम और सीजियम, ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें तो देखो धातु तो है ही नहीं, तो ब्रोमीन आप अधातु के रूप में पढ़ेंगे। आयोडीन ठोस रूप में पाई जाने वाली हैलोजन होती है, ठीक है ना, ये चीज है। सल्फर गंधक है, कार्बन तो है ही, ब्रोमीन इसमें आप सही करेंगे। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बाकी मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है कि द्रव धातु मरकरी, द्रव अधातु ब्रोमीन, और हथेली पर रखने पर जो धातु में द्रव रूप धारण कर लेती है वो गैलियम और सीजियम। ये तीन चीजें फेमस हैं थोड़ी। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, ठीक, पहला ये काम करते हैं। दो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण ये है, ठीक है ना, मान लीजिए समतल दर्पण है, और दूसरा क्या है, एक और समतल दर्पण है जो परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। तो एक समतल दर्पण इधर भी है, देखो, एक ये, इसके लंबवत ये है और इसके लंबवत ये है, ठीक है ना। इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, इनके मध्य मान लो यहाँ वस्तु रखी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थात कोई वस्तु है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक इमेज तो इसके पीछे बनेगी, इमेज फर्स्ट, ठीक है ना। एक इमेज जो है वो इसके पीछे भी बनेगी, सही है ना, क्योंकि दोनों के बीच में है तो इमेज सेकंड मान लो। अब देखो, अगर इधर देखेंगे तो इस पर बनने वाली जो इमेज है, ठीक है ना, ये इमेज जो है वो इसके पीछे जो बन रही है, यह भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी, वस्तु के रूप में। अगर इसकी बात करें तो ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में, वस्तु के रूप में काम करेगी। और मान लो इसको आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपकी आई है, आप इस जगह से इसको देख रहे हैं, तो एक तो आपको इधर दिखाई दे रही है, एक इधर दिखाई दे रही है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते तो एक आपको इमेज इसके पीछे भी, एक इसके पीछे भी आपको जो है इमेज दिखाई देगी, ठीक है ना, इमेज थर्ड, ठीक है ना। तो तीन इमेज इसमें बनेगी। आपको पता चल गया होगा दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर मैं ये कहता दो समतल दर्पण किसी कोण पर एक दूसरे के सामने झुके हुए हैं,
तो अलग बात होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, एक ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अब भले किसी को भी आधार मान लो, इसको आधार मानोगे तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसको आधार मानोगे तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। बीच में वस्तु रखी है तो एक इधर इमेज बनेगी, दो तो इमेज निश्चित रूप से बनेगी। अब अगर ये इमेज, क्योंकि इमेज पहले बन चुकी है जो भी, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी, तो अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी तो एक इसके पीछे इमेज बन जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते तो एक इसके पीछे यहाँ पर और इमेज बन जाएगी। तो टोटल इमेज कितनी बनेगी? 3 इमेज बनेगी। ठीक। बाकी ज्यादातर प्रश्न आते हैं, यदि दो समतल दर्पणों को किसी कोण पर झुका दिया जाए तो इनके मध्य बनने वाले कोण की बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर कीजिए। तो उसमें आप 360 डिग्री बटा में थीटा और -1 एक फॉर्मूला लगाकर उसके तहत आप आंसर देते हैं। इस तरीके का प्रश्न यही स्पेशली बना है। बाकी मोस्टली वो प्रश्न आते हैं, इसमें ये आया हुआ है तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी इसकी इमेज गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से जो डायग्राम होते हैं उनके तरीके से वो समझा देगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। देखो विद्युत ऊर्जा, ये बात कर रहा है आपसे विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई की। आपको सीधा सीधा समझना है। देखो आपका जो बिजली का बिल बनता है, ठीक है ना, वो बिल बनता है इस आधार पर, आप सब अपने घर में एक शब्द यूज करते हैं यूनिट के आधार पर। जो यूनिट होती है ना वो होती है किलो वाट। किलो वाट, देखो किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब हो तो 1000, कौन है 1000? वाट। ठीक है ना। इसी को आप यूनिट कहते हैं जब 1000 वाट मतलब 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में प्रति आवर खर्च होता है तो उसे आप 1 यूनिट बोलते हैं। तो इसमें आपके पास बनेगा किलोवाट घंटा। वाट नहीं, वाट तो छोटी इकाई है, किलो जिसके आगे लग जाए उसका मतलब होता है 1000। और 1000 वाट प्रति घंटा अगर कहीं बिजली खपत होती है तो इसी को आप यूनिट कहते हैं। और इसी के आधार पर आपके बिल जो है वो बनते हैं। अपने घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो इसी आधार पर बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई बड़े लेवल का प्रश्न नहीं है। वाट, वाट घंटा, किलो वाट घंटा, किलो जूल, नो प्रॉब्लम, इट इज बेसिक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैविक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, नो डाउट रासायनिक अभिक्रिया होगी। कोयले का जलना रासायनिक है। बर्फ का पिघलना, यस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना जो है ये है संगलन, मेल्ट होना किसी चीज का। और हम पढ़ते हैं ये जो इस तरीके से ये होता है ना, ये आता है अवस्था में परिवर्तन, ये होते हैं अवस्था में परिवर्तन। और जब इस तरीके से कोई अवस्था में परिवर्तन होता है ना तो वो हमेशा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। यदि कोई परिवर्तन भौतिक गुणों में हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और वहीं अगर कोई परिवर्तन रासायनिक गुणों में होता है तो हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे संगलन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं इन्हें हम संघनन, ठीक है ना, इस तरीके के परिवर्तन हम उन्हें भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में शामिल करते हैं। आज हमने एक पेपर को डिस्कस किया और एक पेपर में बहुत जल्द के लिए और डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको इससे कुछ पेपरों के कठिनाई स्तर का थोड़ा आइडिया हो जाता है। बस इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम नज़दीक है, इसका मैंने क्रैश कोर्स भी तैयार कर रखा है और एक मात्र ही 21 रुपये की टेस्ट सीरीज मैंने इसकी तैयार कर रखी है। तो आप निश्चित रूप से अपने विद्यार्थियों को उस टेस्ट सीरीज से जोड़ें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपके पेपर में बनने लायक प्रश्न आप लोगों को उस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हो सके और उनका एक सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को नो डाउट करवा ही दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।